गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। लेके हाजिर हूं आज आपके आगे हमारे एनसीईआरटी डोज 2 को, यानी कि चैप्टर 2 जियोग्राफी का, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, जिसको हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के नाम से भी दिखाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है और पढ़ने में तो आप ऑफकोर्स आपको मज़ा आएगा ही, सीखने में भी काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, बल्कि मैं कहूँगा ये वो चैप्टर है जहाँ से एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें देखिएगा ये जानना है, यहाँ से जो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये, हमने देखो लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो एक गोल नहीं है, मतलब 100% सर्कल नहीं है, ठीक है। वो एक टाइप का इलिप्स बना है, यानी कि एक अंडाकार शेप की है हमारी पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी अंडाकार है और ये उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। उत्तर और दक्षिण का मतलब है यहाँ पे पड़ता है नॉर्थ और यहाँ पे पड़ा इसका साउथ, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पे तो ये थोड़ी सी जो है वो चपटी है और बीच के अंदर से थोड़ी सी निकली हुई होगी आपकी, ठीक है। तो इसका शेप इस टाइप से है, तो ये थोड़ी सी हल्की सी टिल्ट है, झुकी हुई है। इसी पॉइंट की ये बीचों बीच एक नॉर्मल सी हम लोग इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं और इसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग नाम देते हैं अक्ष का हिंदी में, और इंग्लिश में इसे एक्सिस के नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहला हमारे एनसीईआरटी ने इसी पॉइंट को उठाया है कि एक्सिस किसे कहते हैं, एक्सिस होता क्या है। तो आप यूँ समझ लीजिएगा कि जो हमारी अर्थ है वो हल्की सी टिल्ट है और उसकी बीचों बीच एक इमेजनरी लाइन या काल्पनिक रेखा को खींच दीजिएगा, और जिस पे से यूँ मान लीजिएगा एक ग्लोब टाइप से पूरा घूम सकता है, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, वही बीचों बीच लाइन को अक्ष या एक्सिस कहते हैं। और ये कोई अर्थ पे जरूरी नहीं है, ये एक्सिस आप लोग अपने लाइफ में बहुत सारे जैसे गाड़ी बाइक साधनों में भी इस चीज़ को नोटिस करते होंगे, देखते होंगे। एक सुई होती है ग्लोब में जो झुकी हुई अवस्था में होती है, इसे ही आप लोग अक्ष कहते हैं, मतलब एक टाइप से कह दीजिएगा निडल होती है जो हल्की सी टिल्ट होती है, इसे ही हम लोग एक्सिस के नाम से दिखाया करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगली बात इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो है वो ये है कि एक लैटिट्यूड होता है और एक लॉन्गिट्यूड होता है। ये पूरा चैप्टर इन्हीं दो चीज़ों पे जो है वो निर्भर है, यही आपको मेनली समझना है। ये आप समझ गए तो मतलब आपका ये चैप्टर भी समझ में आ गया। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कौन सा लैटिट्यूड है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है। कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों नाम ऑलमोस्ट सेम से ही हैं। एक को हिंदी में अक्षांश कहते हैं, एक को हिंदी में देशांतर कहते हैं, वो तो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इन्हीं के नाम से कंफ्यूजन दूर करवा देता हूँ। देखो लैटिट्यूड, लैटी से याद कर लो लेटी हुई, ठीक है। जो रेखा लेटी हुई होगी यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, उनको आप लोग लैटिट्यूड इसे बोलोगे, हमेशा याद रखना। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मतलब याद रख लो, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबी, याद कर लो आप लोग। जो लाइन लंबी होगी ना उसको आप लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी कि जो वर्टिकल लाइन होगी, ऊर्ध्वाधर लाइनें होंगी, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहेंगे। और जो लाइन लेटी हुई होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, क्षैतिज होगी, उसको आप लोग लैटिट्यूड कहेंगे या हिंदी में अक्षांश कहेंगे। इसको हिंदी में देशांतर के नाम से हम लोग पुकारेंगे। दिशाओं के रूप से भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। जो लैटिट्यूड होता है बेसिकली एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, आपको चलो मैं आपको मैप से ही दिखा देता हूँ, फोटो से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इस डायग्राम को देखिएगा, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर जो आपको ऐसे लाइनें दिखाई दे रही हैं, पैरेलल लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी जो है आपकी ये अक्षांश रेखाएं हैं, या इन्हें आप लोग लैटिट्यूड के नाम से पुकारा करते हैं। ये जो है आपकी दिशाओं के रूप में बात करते हो आप लोग, तो ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा है हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्व कहते हैं और इंग्लिश में ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट से। और ये वाला आपका हुआ वेस्ट, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट के बीच में इस तरीके से आपकी ये लाइनें हैं, इन्हीं को ही हम लोग जो है वो लैटिट्यूड के नाम से पुकारते हैं, यानी अक्षांश रेखाएं कहती है। अच्छा, उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी है, इसमें पहला पॉइंट हमारे लिए है इक्वेटर, जिसको हम लोग हिंदी में विषुवत वर्त के नाम से पुकारते हैं, या एक नाम इसका और भी है, इन्हें भूमध्य रेखा के नाम से भी पुकारते हैं। जो हमारी ये अर्थ है, जो हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच दो भागों में कोई बांट दे, मतलब आपके बिल्कुल बीचों बीच इसको काट देती है लाइन, उसी लाइन का नाम इक्वेटर है, उसी लाइन का नाम विषुवत वृत्त है, याद रख लीजिएगा।
इक्वेटर विषुवत या इसे भूमध्य रेखा के नाम से पुकारते हैं, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। आप इस फोटो में देखिएगा, ठीक है, इसको ये एक डायग्राम है, ये पूरी पृथ्वी है मान लीजिएगा, इसके जो दो भागों में बीचों बीच ये लाइन काट रही है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसी का नाम इक्वेटर है, जो बिल्कुल बराबर बराबर ये इनको काटे जा रही है। अब ये अक्षांश रेखाएं यानी कि जो लैटिट्यूड लाइंस है आपकी, अब ये क्या है, ये बेसिकली इसी इक्वेटर के पैरेलल होएगी, ये याद रखिएगा आप लोग। पैरेलल टू इक्वेटर इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड लाइंस। जो हमारी भूमध्य रेखा के समानांतर है उसी को ही हम लोग जो है क्या कहने वाले हैं, अक्षांश रेखा। आप खुद देख लीजिएगा, ये अक्षांश रेखाएं इसी के पैरेलल है और ये कभी आपस में नहीं मिलेगी, क्योंकि समानांतर चीजें आपस में नहीं मिलती है। आप छोटे होते जैसे रेलगाड़ी वाला कंसेप्ट पढ़ते होंगे, रेलगाड़ी की पटरियां जो होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है, वो कौन सा कभी आपस में जाके मिल जाएंगी। तो असमानांतर चीजें जो होती है वो आपस में मिल सकती है, लेकिन समानांतर चीजें आपस में कभी मिलेंगी नहीं। तो ऐसे ही इक्वेटर के जो पैरेलल है, समानांतर है, उन्हीं का ही नाम जो है वो अक्षांश रेखाएं हैं, याद रखिएगा आप लोग। लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की सभी समानांतर वृत्त को हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश लैटिट्यूड लाइन। अभी हमने पढ़ाई है ये तो। अच्छा, और दूसरी बात ये है, इनको अंश में मापा जाता है, डिग्री में, अभी हम पढ़ेंगे ये तो कौन कौन सा है ये। टोटल अक्षांश रेखाएं, ये आपकी जो कुल अक्षांश है कितने, टोटल अक्षांश है आपके 181। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मेनली क्या है कि 90 इधर और 90 इधर है, वैसे तो 180 होने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अगर आपके ऑप्शन में 181 है तो 181 लगाइए, क्योंकि इक्वेटर 181वां लाइन है, याद रखिएगा। 90 इधर 90 इधर, 90 90 180 तो हो गया, एक इधर ये बच गया, 181 होगा। कई बार ऑप्शन में मैंने ये भी देखा है कि 181 ऑप्शन नहीं होता, तो उस केस में आप 180 लगा सकते हैं। कुल अक्षांश पूछे आपसे तो कितने हैं, 180। वैसे ओरिजिनल 181 है, 181 है तो पहली प्रेफरेंस 181। नहीं होने के केस में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पहले देखा है। तो अगली बात हम लोगों को करनी ये है कि ये जो अक्षांश होते हैं इनके बीच में सर कितना का डिस्टेंस होता है, मतलब दूरी कितनी होती है, क्योंकि पैरेलल है तो फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए इनकी। तो फिक्स डिस्टेंस है बिल्कुल इनकी दूरी आपस में होती है 111 किलोमीटर। ये भी पेपर में पूछा गया सवाल है, आप अपने नोट्स बनाते टाइम इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जिस बच्चे के पास में एनसीईआरटी नहीं है वो ये मेरी जो पीपीटी होगी या जो ये पीडीएफ होगा, मैं टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर पे जो है, या स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर जो है आपका, उसको सर्च कर लीजिएगा आप, उस पर मैं शेयर कर दूंगा। कल भी शेयर कर दी थी, आज भी कर दूंगा, हर रोज़ करूंगा। तो आपको एनसीईआरटी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये उसमें से छांट के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है, के अलावा आलतू फालतू आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा हमारी जो ये क्या कहते हैं, इक्वेटर से ऊपर का और नीचे का हिस्सा है, इसको हम लोग दो नामों से पुकारते हैं। जैसे ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन है। इधर वाली दिशा कौन सी है, ये आपकी साउथ है, यानी कि दक्षिण, और ये हुआ उत्तर। और ये दो भागों में हमारी पृथ्वी को काट दिया इक्वेटर ने। तो इससे जो ऊपर का भाग है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और जो विषुवत रेखा से बिल्कुल नीचे का जो भाग है दक्षिण की ओर, जिसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं मैं कि जो हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर की जो समानांतर रेखाएं जितनी भी है, ये सारी सारी उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश है, या उत्तरी अक्षांश के नाम से इसे पुकारते हैं। और जो इसके नीचे हैं, इधर वाली जितनी भी लाइनें होंगी, ये वाली लाइनें, इनको हम लोग दक्षिणी अक्षांश के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो ये दो भागों में ऐसे कट गया आपका ये पूरा पृथ्वी। एक साइड आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया और दूसरे वाला कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जितनी भी लाइनें हैं इन्हें दक्षिणी अक्षांश कह देते हैं, और जो उत्तरी अक्षांश के अंदर लाइनें हैं उत्तरी गोलार्ध में, उन्हें उत्तरी अक्षांश के नाम से हम लोग पुकारा करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक ना छोटा सा एग्जाम्पल है, वो याद रख लीजिएगा। जैसे महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका के अंदर है, और जिसकी एक जगह है बेलो होरिजोंटे, ये हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। और ये चंद्रपुर विषुवत रेखा पे 20 डिग्री उत्तर के अंदर स्थित है, और बेलो जो है वो विषुवत रेखा पे ही 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है।
अब देखिएगा दोनों है तो 20-20 डिग्री पे ही, ठीक है, लेकिन एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैसे कि जो आपका चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसका नाम ऐसे लेंगे। लेकिन जो बेलो हॉरिजॉन्टे है उसको हम बोलेंगे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। दोनों का अंश यानी कि डिग्री मान तो सेम है 20-20 डिग्री, लेकिन उनका बोलने का नाम कैसे अलग हुआ, एक उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में है तो उसे दक्षिणी अक्षांश के नाम से हम लोग पुकारेंगे, ठीक है। तो आप ये याद कर लेना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस, ये एग्जाम के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इस बात को। ये देखो कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश लाइन है जो हमें याद करनी है। वैसे देखो बहुत सारी अक्षांश है लेकिन सारी याद नहीं करनी, हमें टोटल 7 अक्षांश है, इन सातों को याद करना है। 7 देखिएगा, गिन लीजिएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7, ये 7 अक्षांश याद करने हैं हमें। कौन कौन से 7 अक्षांश हैं? सबसे पहला है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को हिंदी में हम लोग क्या कहने वाले हैं? उत्तरी ध्रुव के नाम से जानेंगे। ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, एंगल से आपको अच्छे से पता लग जाएगा। एक सिंपल सी बात है, अर्थ को आप एक बॉल समझ लीजिएगा और बॉल के जैसे आप 4 टुकड़े करते हैं ना, जैसे देखिएगा ये एक टुकड़ा हो गया और एक इधर से ऐसे एक टुकड़ा हो गया, ऐसे 4 टुकड़े करते हैं हम लोग, ऐसे ही पूरे 4 टुकड़े कर लिए हमने। और इस 4 टुकड़े में से ये एंगल कितना बना भाई? 90 का, चारों ही 90 के बनेंगे, टोटल 360 तो है ही आपका ये। तो पहला जो एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन है या कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है उसके अंदर है नॉर्थ पोल, जिसको हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये उत्तरी है तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे कौन सा होगा अभी? दक्षिणी ध्रुव होने वाला है, साउथ पोल बोलेंगे। दोनों ही 90-90 डिग्री पे है। तो अगली बात को ये देखते हैं। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन आपने अब तक पढ़ ही लिया है, इक्वेटर, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, ये है 0 डिग्री पे, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। 3 लाइनें तो आपको आपकी टिप्स पे रहनी चाहिए, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों, उत्तरी दक्षिणी दोनों 90-90 पे है, और बीच वाला इक्वेटर है जिसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, वो 0 पे है। विषु को आप ऐसे याद कर लो, विषुवत मतलब विष मतलब जहर होता है, जहर का मतलब आदमी 0 हो जाता है, फिर इस तरीके से याद कर सकते हो आप लोग। तो 0 डिग्री पे हुई है। अब अगली लाइन क्या है? जैसे इस विषुवत रेखा से हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे इस विषुवत रेखा से हम लोग उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री पे, एग्जैक्ट याद रखना, डिग्री पे एक लाइन है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग हिंदी में कर्क रेखा के नाम से पुकारते हैं। याद रखिएगा, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा पे, और बिल्कुल इसी इक्वेटर से 23.5 डिग्री जैसे ही हम दक्षिण में आते हैं यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में मूव करते हैं तो उसी 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि मकर रेखा स्थित है। तो ये 2 लाइनें भी आपको याद रहनी चाहिए कि कर्क रेखा और मकर रेखा कितने कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे, लेकिन कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में, ये भी आपको याद हुई। अच्छा जी, फिर क्या बात करते हैं, इसी उत्तरी गोलार्ध में जैसे ऊपर और बढ़ते रहते हैं तो 66.5 डिग्री पे एक आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसी वजह से इसको आर्कटिक क्षेत्र के नाम से हम लोग पुकारते हैं। आर्कटिक क्षेत्र है या इसे उत्तर ध्रुव व्रत भी कहा जाता है या इसे विषुवत व्रत भी कहते हैं हिंदी के अंदर। और ऐसे ही 66.5 डिग्री जब दक्षिण में आते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में, इसका नाम है अंटार्कटिक क्षेत्र, जिसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव हुआ, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव हुआ आपका, ठीक है। तो ये बात आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये 7 लाइन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री पे, विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री पे जो है उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव में दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, जिसको हम लोग अंटार्कटिक सर्कल के नाम से पुकारा करते हैं। तो आपको ये होपफुली याद रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ भी आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है पृथ्वी के ताप कटिबंध, यानी कि हमारे हीट जोन्स के बारे में, ज्योग्राफिकल जोन्स के बारे में हमें पढ़ना है। ये आपका जलवायु वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा जब आगे जलवायु हम पढ़ेंगे। आज इसको अगर आपने समझ लिया तो आगे आपको जलवायु चुटकियों में समझ आ जाएगी। पहला जो इसके अंदर जोन है वो है आपका ट्रॉपिकल जोन। मैं आपको पहले समझाता हूँ फिर ये पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। ये आप फोटो देखिएगा पूरे अर्थ का। अभी आपने पढ़ लिया कि 7 आपने अक्षांश रेखाएं पढ़ ली। सबसे बीच वाली कौन सी पढ़ी आपने? विषुवत रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर के नाम से पुकारते हैं। ये बीचों बीच वाली लाइन, जो क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है, जो क्षेत्र आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, उसी का नाम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जिसको टॉरिड जोन के नाम से हम लोग पुकारते हैं।
अब सर ये टॉरिड जोन या उष्णकटिबंधीय जोन बेसिकली क्या है, थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। हमारी अर्थ देखिएगा, अगर होती इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चौरस होती अर्थ हमारी, तो क्या होता उस दौरान, क्या होता हमारे लिए उस दौरान ये होता कि सूरज का प्रकाश जो है वो पूरी अर्थ के ऊपर ऐसे बराबर बराबर पड़ता रहता और पूरी अर्थ पे एक जैसी गर्मी रहती। लेकिन देखिएगा चौरस तो है नहीं, एक लाइन जैसी है नहीं, गोल गोल है। अब सूरज की किरणें जो है इस तरीके से देखिएगा पेट के ऊपर पड़ती है, पृथ्वी के पेट पे पड़ती है। इसका मतलब जहां जहां सूरज का प्रकाश पड़ रहा है उस जगह पे तो गर्मी है बहुत ज़्यादा, लेकिन जहां जहां पे सूरज का प्रकाश जा ही नहीं रहा, जैसे मतलब इस वाली जगह पे सूरज का प्रकाश नहीं जाएगा, इस जगह सूरज का प्रकाश नहीं जाएगा, ये यहाँ कम जाएगा, तो यहाँ पे ठंड पड़ने वाली है। तो जहां पे सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, वो क्षेत्र हॉट क्षेत्र है आपका, या फुल गर्मी है यहाँ पे आपकी, ठीक है। और इसी को ही हम लोग जो है वो टॉरिड क्षेत्र के नाम से जानते हैं या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं हम लोग। और यहाँ पे इस जगह पे जो आपका ये वाला क्षेत्र है, जैसे कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र हुआ आपका, और कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र है, यहाँ पे सूरज की किरणें जाती तो है लेकिन तिरछी तिरछी जाती है, थोड़ी थोड़ी जाती है। तो यहाँ गर्मी तो है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे है नहीं, इसी वजह से इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय के नाम से जाना करते हैं, याद रखिएगा। और ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से पुकारते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं नॉर्थ टेम्पर्ड जोन कहते हैं, और इसको साउथ टेम्परेट जोन के नाम से पुकारा करते हैं। अच्छा, अब अगर ध्रुवों पे आ जाते हैं, मतलब पोल पे आ जाते हैं, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो सूरज की लाइट बिल्कुल ही नहीं आने वाली है। अच्छा, सूरज की लाइट बिल्कुल ही नहीं आएगी तो ये आपका शीत कटिबंध कहलाएगा, जिसको फ्रिजिड जोन के नाम से हम लोग जो है वो पुकारा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अब अच्छे से समझ लीजिएगा कि हीट जोन कैसे हैं आपके। सबसे पहला मैंने आपको बताया कौन सा है, उष्णकटिबंधीय। अब ये उष्णकटिबंधीय क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांश जो है, यहाँ पे सूरज एक पूरे साल के अंदर जो है वो लंबवत चमकता रहता है, या यूं कह दीजिएगा दोपहर में एक बार सूरज सिर के ऊपर आता है, जहाँ पे जीरो शैडो बनती है। जीरो शैडो का बनने का मतलब है कि परछाई होती नहीं है उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसी वजह से इसको हम लोग जो है और ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जो है वो पुकारा करते हैं। अच्छा जी, अगली बात जो हमारी इंपॉर्टेंट है, अगला जो क्षेत्र है उसका नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय। टेम्पेट जोन के बारे में या टेम्पेट क्लाइमेट के बारे में जानते हैं हम लोग। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य जो है वो सिर के ठीक ऊपर नहीं रहता है, और सूर्य की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। और इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त यानी कि जो आपका आर्कटिक वाला क्षेत्र हो गया उसके बीच का, जैसे, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, और अंटार्कटिक वाला क्षेत्र जो है वो सारा का सारा शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय ये वाला जो आपको फोटो में दिख रहा होगा यही शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाएगा क्षेत्र आपका। और फिर अगला बचता है हमारा शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ये वाला। अब ये जो आपका फ्रिजिड जोन है शीत कटिबंधीय, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि यहाँ पे सूरज का प्रकाश जाता ही नहीं है, इसी वजह से इसको शीत कटिबंध के नाम से हम लोग पुकारते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे। मैं आपको बड़े धीरे धीरे से आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, आप समझते जाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। अब अक्षांश की तो बात पूरी हुई, अब देशांतर की बात करते हैं हम लोग। देशांतर का महत्व क्या है, सिंपल सी बात अगर पूछी जाए तो देशांतर का महत्व है आपका कि ये टाइम निकालने के लिए जो है वो जरूरी है, वो जगह निकालने के लिए अक्षांश का जरूरी है। लैटिट्यूड जो है वो जगह निकालने के लिए हेल्प करता है, लेकिन देशांतर जो है वो समय निकालने के लिए, जगह और समय दोनों ही निकालने में मदद की जाती है। बेसिकली इन दोनों का जगह और समय के लिए ही यूज़ किया जाता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। अब ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देखिएगा, अक्षांश तो आपने पढ़ा है कि जो समानांतर होती है इक्वेटर के उन्हें अक्षांश कहते हैं, या यूं कह दीजिएगा आप लोग उत्तर से लेके और पूर्व से लेके पश्चिम के बीच की जो लाइनें हैं उन्हें इक्वेटर कहते हैं हम लोग। लेकिन जो उत्तर से लेके दक्षिण तक की बीच की जो लाइनें हैं, इस तरीके से वर्टिकल लाइन है, इन्हीं को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, इन्हीं को देशांतर या इन्हीं को हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से पुकारते हैं। अब इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है, ये सारी की सारी जो होती हैं ये पैरेलल होती है, और सारी की सारी आपकी क्या है कि जैसे ही ध्रुवों पे जाएंगे वैसे वैसे ये छोटी होती रहती है।
मतलब इनका साइज जो होता है जैसे 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 पोल पे जाते रहेंगे वैसे वैसे कम होता रहेगा। लेकिन इनका साइज आप देखिएगा, इनका साइज कहीं भी फर्क नहीं पड़ रहा, इनका साइज बिल्कुल सबका एक जैसा साइज है, ये बराबर बराबर होती है, लेकिन ये पैरेलल नहीं होती है। ये बात जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल पे आप जाके देखिएगा सारी सारी ऐसे मिल जाएंगी, साउथ पोल पे भी ऐसे आके मिल जाएगी, लेकिन बीच के अंदर जो है इनका साइज जो है अलग अलग है। लेकिन इक्वेटर के आसपास जो है इनका लगभग दोनों बराबर ही हो जाती है, 111.32 किलोमीटर का इनका साइज होता है। तो ऐसा माना जाता है कि इक्वेटर पे अक्षांश और देशांतर ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो एक ये टोटल होते कितने हैं वो आपने अभी पढ़े थे, अक्षांश कुल अक्षांश 181 पढ़े थे। तो कुल देशांतर कितने हैं? तो कुल देशांतर 180 इधर है, 180 इधर है, तो टोटल 360 होंगे, क्योंकि पूरा सर्कल आपको दिखता ही है, एक सर्कल के रूप में 360 ही होता है। आप इस तरीके से इसे याद कर लेते हैं। अब इसका बेसिकली काम क्या है, इसका यूज क्या है? इसका मैंने अभी कहा है आपको टाइम निकालने के लिए यूज होता है। तो देखिएगा टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग। टाइम निकालने के लिए बहुत सारी, देखो इतनी सारी लाइनें हैं, इतनी सारी लाइनों में कन्फ्यूजन है बहुत सारा, इसलिए सभी देशों ने एक निश्चय ये किया कि ग्रीनविच जो है, जो कि इंग्लैंड के अंदर है, लंदन के अंदर है, ठीक है, उसको बेसिकली एक टाइम के लिए मानक रख लिया 0 डिग्री ग्रीनविच को। ठीक है, जो आपको ये बीचों बीच लाइन दिखाई दे रही है, इंपॉर्टेंट यही है इसके अंदर देशांतर में। इसको जो है पीएम या प्राइम मेरिडियन या इसको याम्योत्तर लाइन के नाम से जो है पुकार दिया, और यही जो है टाइम के लिए मानक रख दिया, जो कि लंदन के अंदर ग्रीनविच 0 डिग्री पे स्थित है। अब इससे अगर इधर जाएंगे पूर्व के अंदर तो बेसिकली ये बढ़ते जाएंगे, और इधर जाएंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, घटता जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि पीएम से ग्रीनविच से अगर इधर जाएंगे तो टाइम जो है वो बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो टाइम जो है हमारा घटेगा, पूर्व की ओर बढ़ेगा और पश्चिम की ओर घटेगा। हमारा भारत जो है वो बेसिकली जो है वो पूर्वी जो देशांतरों के अंदर बीच में स्थित है, और पूर्वी देशांत उत्तर पूर्वी देशांतरों के अंदर हम लोग स्थित हैं। इस तरीके से हम लोग पुकारते हैं भारत को। आगे पढ़ेंगे, भारत की स्थिति वगैरह भी आएंगे आगे चैप्टर हमारे। अब अगली बात ये है इंपॉर्टेंट, जैसे इस लाइन से कोई इधर जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी टाइम होगा, इस लाइन से अगर हम इधर जाएंगे तो वो टाइम यहाँ मान लेते हैं कि 1 बजा है, और इधर जाएंगे तो टाइम जो है इससे आगे होगा। यहाँ मान लेते हैं दोपहर का 1 बजा है, तो यहाँ पे जितना भी आगे जाएंगे, मैं अभी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा तुम्हें, तो उतना ही वो आगे होगा। इस साइड जो है वो टाइम जो है वो पीछे होगा, आपका याद रखिएगा। इस आगे पीछे का मतलब तो हुआ ये वाला। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखिएगा, ये तो देखो आपका जो पीएम लाइन है या जो आपका ग्रीनविच लाइन है तो बिल्कुल 0 डिग्री पे स्थित है ही है। अब इसमें 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, याद रखिएगा। तो 15 डिग्री के अंदर कितने मिनट होंगे? 15 डिग्री के अंदर आपके 15 गुना में 4 करेंगे तो टोटल कितने होंगे? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा हो गया। अब हम लोग भारत की स्थिति अगर देखना चाहें तो भारत जो है, भारत 82.5 डिग्री मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम इसको नोट करते हैं हम लोग, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री को अगर आप लोग 4 से गुना करेंगे तो 82 को अगर आप गुना करते हैं तो लगभग आपका 328 आता है, 0.5 को करते हैं तो 2 आया, तो मतलब टोटल 330 मिनट हो गया आपका। 330 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 5.5 घंटे हुए, यानी कि हमारा जो टाइम है लंदन के मुकाबले जो टाइम है हमारा वो 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं। जैसे कई बार हम लोग ये मैच वगैरह देख रहे होते हैं ना, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग एक चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं कि जैसे भारत के अंदर कोई मैच स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल कोई इंग्लैंड के अंदर बात करता हूँ, मान लेते हैं चलो दोपहर में 2 बजे कोई मैच स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे भारत में 7:30 बजे होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग वहाँ से हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं। ऐसे अब आप किसी का भी टाइम जो है वो निकाल सकते हैं। किसी का टाइम कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई एग्जाम दे देता हूँ कि ये 0 डिग्री है और आप लोग यहाँ पे जो है वो 40 डिग्री पे बताइएगा आप कितना टाइम होने वाला है। तो 40 डिग्री पे कितना होगा? 1 डिग्री के अंदर मैंने आपको कितना बताया? 1 डिग्री के अंदर बताया 4 मिनट होते हैं। तो 40 डिग्री मतलब कितने मिनट आगे चले गए आप लोग? 40 गुना में कितने करेंगे आप लोग? 40 गुना में आप 4 करेंगे तो 4 चौके कितना होता है भाई आपका? 4 चौके होता है आपका 16
16 यानी कि टोटल कितना हो गया 160, यानी कि आप यहाँ से 160 मिनट आगे चले गए। इसको आप फिर आवर्स वगैरह में काउंट कर सकते हैं, या मैं आपको कोई और एग्जांपल देता हूँ, 50 डिग्री का कह देता, मान लो आप इस तरीके से कर सकते थे क्या, बिल्कुल 50 गुना में क्या करेंगे आप लोग 4 करेंगे, तो कितना हो गया ये आपका, ये हो गया सीधा सीधा आपका 200 मिनट आगे चले गए। घंटों में बदलेंगे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो लगभग कितना हो गया, इसको काट दीजिएगा आप लोग, 3 साढ़े 3 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट आप चलो 3 घंटे मान लीजिएगा। तो मतलब यहाँ पे जो भी टाइम होगा तो यहाँ से आप 3 घंटे आगे होने वाले हैं। 12 बजे हैं तो 3 बज जाएंगे। इस तरीके से आप जो है 1 बजा है तो 4 बज जाएंगे, मतलब लंदन में 1 बजा है तो हमारे यहाँ पे अगर कोई 50 डिग्री पे पूछे कितना टाइम है तो आप उससे 3 घंटे आगे चले जाइएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितने भी एग्जाम्पल अगर आए तो आप उसको जो है वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ये देखिएगा पूर्व में अगर है तो इधर टाइम बढ़ेगा, इधर अगर पश्चिम में होता तो टाइम ये घट जाता आपका, ठीक है। यहाँ पे कोई भी देश है तो उसका टाइम जो है वो कम होगा, याद रख लीजिएगा। लंदन के मुकाबले लंदन से वो पीछे चलेगा उतना ही आपका। मान लेते अगर हम लोग यहाँ पे रहते तो यही चीज़ उल्टी होती, हमारा 5.5 घंटे मान लेते हैं टाइम जो है वो हम लोग पीछे रहते। ये बात आपको जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। भारत के अंदर जो ये लाइन है, ये 82.5 डिग्री वाली जो लाइन है बेसिकली ये कहाँ से गुजरती है, ये इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से गुजरती है। याद कर लीजिएगा आप लोग 82.5 डिग्री, जिसको हम लोग मानक समय के नाम से पुकारते हैं। यानी कि इंग्लैंड में जब दोपहर में 12 बजे होंगे तो हमारे भारत का टाइम उस टाइम क्या होगा, 5:30 बजे होंगे, ये याद कर लीजिएगा। हाँ, एक बात ये भी समझ लीजिएगा कि पूरे भारत के अंदर स्टैंडर्ड ये टाइम नहीं है, भारत के अंदर भी थोड़ा सा फर्क है। कैसे जी, जैसे हमारा ये पूर्वी देशांतर जो है और जो पश्चिम देशांतर है, इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट ये 30 डिग्री का फर्क है। 30 डिग्री का फर्क होने का मतलब क्या है कि 30 गुना में आप क्या कर दोगे, 4 करोगे, क्योंकि 1 डिग्री में 4 होता है। 30 गुना में 4 किया, 4 किया कितना हो गया आपका 112, यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई सूर्योदय है मान लेते हैं, वो होता है 5 बजे उदय होता है, 5 बजे सुबह दिन उगता है। तो यहाँ पे वही दिन जो है वो 7 बजे उगने वाला है। 2 घंटे का ये फर्क है। इसी वजह से कई बार कहा भी जाता है कि इंडिया में टाइम जोन को बदला जाए, अलग टाइम जोन को अपनाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ खैर आप पढ़ते भी होंगे कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले सूर्योदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। छिपता कहाँ पे है, गुजरात के अंदर, पश्चिम वगैरह वाला फंडा है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये है बेसिकली आपका पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। छोटा सा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आप लोगों के बड़ा काम आएगा। MCQ यहाँ से देख लेते हैं, बड़े आसान से। प्रमुख देशांतर का मान कितना होता है, अभी आपने पढ़ा था। मेन जो आपका लॉन्गिट्यूड है उसका मान जो है 0 डिग्री, हम लोग 0 डिग्री से ही काउंट करते हैं सब कुछ, ठीक है। और 0 डिग्री जो है वो ग्रीनविच में स्थित है। शीत कटिबंध जो है आपका, ये शीत लिखना चाहिए था, गलत हो गया। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। अब शीत कटिबंध आपने अभी पढ़ा था कि ये पूरा अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे शीत कटिबंध है इस जगह पे। इस जगह पे क्या बताया था मैंने, पोल। पोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो गया इसका। देशांतर की कुल संख्या कितनी है, मैंने कहा था 180 इधर है, 180 इधर है, तो टोटल कितने हो गए आपके देशांतर, 360 हो गए। अच्छा, और अक्षांश की कितनी बताई थी, 181 बताई थी। 181 ऑप्शन ना होता तो क्या लगाएंगे, 180 लगाएंगे। दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है, अब दक्षिण की बात है, दक्षिण कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में ही होगा, बी ऑप्शन हो गया। ग्रिड क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रिड क्या होता है, अक्षांश और देशांतर दोनों का जो जाल सा बिछ जाता है ना, उसको ग्रिड कहते हैं। मान लेते हैं ये अक्षांश सारी देशांतर लाइनें हुई और ये अक्षांश लाइनें हुई, इस तरीके से डिब्बे से डिब्बे बनेंगे, इनको ही हम लोग ग्रिड कहते हैं। तो अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं को ग्रिड कहते हैं। मकर रेखा कहाँ पे स्थित है भाई, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे है, किससे, विषुवत रेखा से। भारत का मानक देशांतर कितना है, 82.5 डिग्री है, ये भी आपने अभी देखा था। नैनी नामक स्थान पे है, ये भी आपको खैर पता लग ही गया होगा। 0 डिग्री देशांतर का नाम क्या है, ग्रीनविच के नाम से पुकारते हैं इसे हम लोग, ठीक है। देशांतर के बीच की दूरी जो है वो घटती किस तरह जाती है, तो अभी मैंने बताया था घटती है ये पोल की तरफ आके, ठीक है। देशांतर के बीच में पोल पे आके लगभग खत्म ही हो जाती है ये, ठीक है। और उत्तर ध्रुव वृत्त जो है वो कहाँ पे है, उत्तर तो है मतलब ये कहाँ पे, उत्तरी में ही होगा, ठीक है। तो चलिएगा, यही था हमारा एक चैप्टर नंबर 2 हमारा पूरा हुआ विद MCQ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कल फिर हाजिर होऊंगा अगला चैप्टर लेके। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, दोस्तों तक शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।